एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तंजावुर के बारे में, या जिसे हम थंजावुर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो सांस्कृतिक योगदान रहा था मराठों का, उनको हम दक्षिण की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि थंजावुर है दक्षिण में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको ये मैप देखने को मिलेगा यहाँ पर साउथ में, जो है ये स्टेट देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, और इसी तमिलनाडु में यहाँ पर लोकेटेड है थंजावुर। ठीक है, इसी थंजावुर की बात अब हम करेंगे। ओके, तो कहानी क्या थी इसकी कि शिवाजी के सौतेले भाई थे जिनका नाम था एकोजी। ठीक है, पॉइंट याद रख लेना ये कि एकोजी कौन है? शिवाजी के सौतेले भाई हैं। ठीक है, इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है, उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत की बात हो रही है। तो ये जो एकोजी थे वो साउथ इंडिया में चले गए थे, तमिलनाडु वाली जगह पर, और तंजावुर को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इससे इस क्षेत्र में मराठा शासन का आरंभ होता है, क्योंकि एकोजी आ गए हैं और एकोजी मराठे ही हैं, है ना। तो जो मराठे मेनली महाराष्ट्र में थे, उनका शासन अब तमिलनाडु में भी हो रहा है। क्लियर? तो तंजावुर के मराठों ने विशेष रूप से एक समृद्ध और नवीनता से परिपूर्ण समन्वयकारी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। ये समन्वयकारी संस्कृति क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स या संस्कृतियां आपस में मिलकर एक नई मिश्रित संस्कृति बनाएं। ठीक है, मतलब जिसमें जैसे यहाँ पर मराठों की संस्कृति हो गई। ठीक है, जो मराठे आए हैं महाराष्ट्र से, वो अपना कल्चर लेकर आए हैं, और तमिलनाडु का अपना कल्चर है। राइट, तो ये दोनों संस्कृतियाँ मिलकर एक मिक्स संस्कृति को जन्म देंगे, वही है समन्वयकारी संस्कृति। तो ये समन्वयकारी संस्कृति समृद्ध थी, मतलब काफ़ी रिच थी, काफ़ी अच्छे अच्छे विचार थे इसके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इस संस्कृति में, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगी, एक पेंटिंग है। और नवीनता से परिपूर्ण थी। नवीनता यानी कि नई सोच, नए आइडियाज़, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये संस्कृति यहाँ पर डेवलप होती है। ये कला के महान संरक्षक थे कौन? मराठे, जो कि थंजावुर में आकर बैठे थे। ठीक है, और कई शासक खुद कवि भी थे। कवि कौन होते हैं? जो पोयम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। और नाटककार थे, मतलब कि नाटक लिखने वाले लोग। ठीक है, तो कई शासक खुद ही ये सब थे, और इन्होंने कला का भी संरक्षण किया। जब हम संरक्षण की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेंटर है, कोई म्यूजिशियन है, गाने बजाने वाला, गाना गाने वाला, कोई राइटर है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, जो राजा वगैरह हैं वो उनको अपने दरबार में रखने के लिए अपने दरबार में रख लेते हैं, उनको पैसे देते हैं काम करने के लिए, और खर्चे पाने की व्यवस्था करते हैं, उनकी सब कुछ उनको दे देते हैं, और बस उनको ना काम करना होता है बस। जैसे आजकल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्कॉलरशिप देती है, अवार्ड्स वगैरह देती है, और कुछ पैसे देती है, जिसको हम ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उस चीज़ में डेवलपमेंट हो। तो उसी तरीके से ये शासक क्या करते थे? इन कवियों को, नाटककारों को, म्यूजिशियंस को, पेंटर्स को और मूर्तिकारों को, मतलब जो भी कला इनको विकसित करवानी है, उन लोगों को ये अपने दरबार में जगह दे देते थे, पैसे देते थे। ठीक है, उनको काम करने के लिए काम देते थे। तो उस इंसान को ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरी रोजी रोटी कहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि उसको तो पैसे मिल चुके हैं, उसको काम भी मिल चुका है। तो जब उसके दिमाग में ये फिक्र नहीं रहेगी कि मुझे खाने के लिए जो है वो कमाने जाना है, तो वो अपनी स्किल्स पर काम कर पाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से अलग अलग राजाओं ने अलग अलग लोगों को जो है वो संरक्षण दिया था टाइम टू टाइम, ताकि कोई एक पर्टिकुलर कला विकसित हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक पेंटिंग देखने को मिलेगी, ये तंजावुर शैली की पारंपरिक चित्रकला है। पारंपरिक मतलब कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही चित्रकला, मतलब पेंटिंग। इसमें स्वर्ण पत्र का कोमल प्रयोग है। स्वर्ण पत्र मतलब कि सोने की एक पतली सी चादर, बहुत पतली चादर, ठीक है, उसका यूज़ किया गया है इस पेंटिंग में, जो इसे वैभवशाली यानी कि बहुत शानदार, बहुत भव्य इसको बनाती है, और दीप्तिमान रूप इसको देती है। दीप्तिमान मतलब कि चमकता हुआ रूप, है ना। जैसे कि आपको इस पेंटिंग में तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसमें सब कुछ येलो येलो दिख रहा है, लेकिन जब मैं आपको ये वाली पेंटिंग दिखाती हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक चमकदार लुक देखने को मिल रहा है ना। ये सब क्या है? ये है सोने की परत, ठीक है, जो इस पेंटिंग में लगाई गई है। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होती है।
तो इसमें क्या होता है, पहले जो पेंटर है वो नॉर्मल कलर से पेंटिंग बना लेता है, ठीक है। फिर जैसे मुकुट वगैरह हैं और जो हथियार हैं या फिर जो इनके सिंहासन होते हैं, आभूषण जिन्हें हम गहने वगैरह बोलते हैं, इनके ऊपर वो गोंद लगा देता है, ठीक है। और उसी के ऊपर में फिर वो ये गोल्ड की परत चिपकाता है, सोने की परत चिपकाता है, और इससे पेंटिंग में एक जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि पेंटिंग वाकई में मतलब असली है ना, असली सोने की तरह चमकने लगती है पेंटिंग। तो यही खूबसूरती है तंजावुर पेंटिंग की, ठीक है। और ये पेंटिंग, ये जो शैली है, ये मराठों के संरक्षण में फली फूली। आपको ये याद रखना है कि तंजावुर शैली की जो पेंटिंग है उसको किसने संरक्षण दिया, किसके संरक्षण में वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई, तो मराठों के संरक्षण में। और कहाँ की है ये, साउथ इंडिया की है, तमिलनाडु की। और हाँ, ये जो फली फूली यहाँ पर मेंशन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मराठों ने इसको डेवलप करवाया, ये पहले से थी, मराठों से पहले से थी ये पेंटिंग, लेकिन मराठों ने संरक्षण दिया है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा डेवलप हो पा रही है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में भरतनाट्यम की बात की जा रही है कि क्या आपने भरतनाट्यम नृत्य शैली के विषय में सुना है। नृत्य शैली यानी कि डांस फॉर्म जो होती है, जैसे अलग अलग डांस होते हैं, एक कथकली, कोई कुचिपुड़ी, है ना, ये अलग अलग डांस फॉर्म है, वैसे ही एक है भरतनाट्यम। तो आपने इसके बारे में ज़रूर से सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य शैली का मराठाओं से गहरा संबंध है, ठीक है, मराठाओं से गहरा संबंध है इसका। कैसे है वो अभी हम जानेंगे। तो क्या आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह संबंध क्या था, ठीक है, भरतनाट्यम और मराठों का क्या संबंध था। इसके बारे में हमें जानने के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा सरफरोजी द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो तंजावुर के सभी मराठा शासकों में इनका योगदान सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। तो सरफरोजी द्वितीय कहाँ के शासक थे, तंजावुर के शासक थे, पॉइंट याद रखना ये, ठीक है। वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। भारतीय भाषा में जैसे संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु ये आती हैं जो हमारे भारत की भाषाएं हैं, और यूरोपीय भाषाएं जो यूरोप से आई हुई थी, जैसे कि पुर्तगाली भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, डचों की भाषा, ये सब यूरोपीय भाषा थी, ठीक है। इनके ज्ञाता थे सरफरोजी द्वितीय। उन्होंने देवेंद्र कुरवंजी नामक एक मराठी नाटक लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि देवेंद्र कुरवंजी किसने लिखा है, सरफरोजी द्वितीय ने लिखा है। ये कौन थे, मराठा शासक थे तंजावुर के, ठीक है। और ये है क्या देवेंद्र कुरवंजी, ये है मराठी नाटक, मतलब मराठी भाषा में एक नाटक लिखा गया जिसे हम प्ले बोलते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये पूछा जाए अगर कि देवेंद्र कुरवंजी में क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या बताओगे कि इसमें लिखा हुआ है तत्कालीन विश्व भूगोल का वर्णन, ठीक है। तत्कालीन मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय सरफरोजी द्वितीय थे, ठीक है। तो उस समय पर जो विश्व भूगोल था, मतलब पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात हो रही है। अब उस समय इंटरनेट, गूगल, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, ना सैटेलाइट थी, है ना, लेकिन फिर भी इनको, सरफरोजी द्वितीय को जितना भी ज्ञान था दुनिया के जितने भी देशों का, जितने भी एरियाज़ की जानकारी थी, इन्होंने उसे अपने नाटक में जो कि देवेंद्र कुरवंजी है इसमें डाल दिया, उसके बारे में उनकी जानकारी दे दी, ठीक है। इसमें उन्होंने अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग राज्यों के बारे में, समुद्र के बारे में और पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, ये सब कुछ बताया रखा है, ठीक है। वही चीज़ भूगोल होती है। तो विश्व भूगोल का वर्णन किस में किया है, देवेंद्र कुरवंजी में किया है। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। सरफरोजी ने अनेक प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया, ठीक है। प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड, जिनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, ऐसे संगीतकारों को इन्होंने संरक्षण भी दिया। तो उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ। ये कर्नाटक संगीत क्या है, ये साउथ इंडिया का म्यूज़िक वाली स्टाइल है, ठीक है। मतलब कि म्यूज़िक की दो स्टाइल चली थी। नॉर्थ इंडिया में जो चली थी वो चली थी हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है, वो चीज़ अलग है। और जो साउथ इंडिया में चल रही थी वो कर्नाटक म्यूज़िक चल रही थी। हिंदी में इसको कर्नाटक लिखा है, आप इसको कर्नाटक राज्य से मत कंफ्यूज कर लेना। इसकी स्पेलिंग इस तरीके से होती है कर्नाटक, ठीक है, इसको हम कर्नाटक बोलते हैं, बट हिंदी में इसको कर्नाटक लिखते हैं। तो कर्नाटक संगीत भी पहले से था, लेकिन इसका विकास, आधुनिक जो विकास हुआ, ठीक है, जो मॉडर्न फॉर्म इसकी आई, वो सरफरोजी द्वितीय के समय पर आती है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के प्रारंभिक चरण भी विकसित हुए, ठीक है। शास्त्रीय का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी कला, कोई ऐसी डांस फॉर्म, कोई ऐसी परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, जिसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, अपने खुद के उसमें नियम है, और उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखा जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। तो आप बस इतना याद रखो कि शास्त्रीय का मतलब है काफ़ी पुराना,
कोई चीज़, ठीक है। और नृत्य शैली का मतलब डांस फॉर्म। तो भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही थी। इसमें अपने कुछ नियम हैं और इसको सिखाया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसका जो मॉडर्न रूप है, आधुनिक रूप है, वो डेवलप होता है सरफरोजी द्वितीय के समय। मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं सरफरोजी द्वितीय के समय पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये कंफ्यूज मत करना कि भरतनाट्यम डेवलप ही इन्होंने करवाया, नहीं। भरतनाट्यम भी पहले से है भारत में, कर्नाटक संगीत भी पहले से है भारत में, तंजौर की पेंटिंग भी पहले से है भारत में, ठीक है। लेकिन ये मराठा शासक उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा विकसित हो रही है, ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यही भरतनाट्यम और मराठों के बीच में संबंध था जो यहाँ पर पूछा हुआ था। सरफरोजी द्वितीय ने संरक्षण दिया था, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में ये बृहदेश्वर मंदिर की एक दीवार पर भोसले परिवार का इतिहास बताने वाला एक मराठी शिलालेख है। यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्लियर, और दीवार पर लिखा हुआ है। और शिलालेख क्या होता है, बेसिकली शिला मतलब कि पत्थर और लेख मतलब उस पर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे हमने अभिलेख पढ़ा था ना, अभिलेख का मतलब होता है कोई हार्ड सरफेस पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे कि पत्थर पर। और तांबे की कोई प्लेट होती है, जैसे ये प्लेट है तांबे की बनी हुई है, लेकिन तो इस पर भी कुछ लिख दिया जाता है, वो भी इंस्क्रिप्शन में आती है या अभिलेख में आती है। कोई पिलर है इस तरीके से और इस पर कुछ लिख दिया, तो वो भी इंस्क्रिप्शन में ही आता है। किसी गुफा में, किसी दीवार पर, ये सब कुछ जो है वो अभिलेख में आता है। और अभिलेख का ही एक पार्ट है ये पत्थर पर लिखा हुआ, और इसको हम बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है। आपसे अगर क्वेश्चन बने कि भोसले परिवार का इतिहास किस मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है या किस शिलालेख पर लिखा हुआ है, तो उसका आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। अब ये बृहदेश्वर मंदिर जो है वो है कहाँ पर, ये थंजावुर में ही है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, ठीक है। गेट ही अपने आप में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। पीछे ये मंदिर है और इसका और क्लोज जो फोटो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है वो अलग अलग मूर्तियाँ गाड़ी गई हैं, है ना, आपको दिख पा रही होंगी। यहाँ पे हर पिलर में एक मूर्ति जो है वो रखी गई है, और भी काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो इसी मंदिर की एक दीवार पर भोसले परिवार का इतिहास लिखा है। लिखवाया किसने था उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। वैसे सरफरोजी ने ही लिखवाया था। तो सरफरोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। चिकित्सा विज्ञान मतलब क्या होता है, चिकित्सा यानी कि इलाज, और विज्ञान तो विज्ञान है ही है, ठीक है। मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको, उनकी पहचान करना, उनके लक्षण वगैरह देखना, उनका इलाज करना, ये सब होता है चिकित्सा विज्ञान। जैसे कि आज हॉस्पिटल वगैरह हम जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, उसी तरीके से ये चिकित्सा विज्ञान है, ठीक है। और उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। धन्वंतरी महल क्या था, ये चिकित्सा केंद्र था, मतलब एक हॉस्पिटल टाइप से था। इलाज करने की जगह जो होती है वो होती है चिकित्सा केंद्र, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि धन्वंतरी महल किसने बनवाया, तो सरफरोजी द्वितीय ने बनवाया, ठीक है। और ये धन्वंतरी महल था क्या, तो ये एक चिकित्सा केंद्र था। यहाँ पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। उपचार यानी कि इलाज, ठीक है। और भारतीय पद्धतियाँ मतलब जो भारत में अपनी आयुर्वेद वगैरह थी उसका इस्तेमाल, देसी तकनीक का इस्तेमाल। और पाश्चात्य मतलब पश्चिम की बात हो रही है, वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब वेस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया से वेस्ट में जाओ, यहाँ पर आपको ये यूरोप देखने को मिलेगा। और यूरोप वाले लोग ही तो भारत में आए थे, तो इनके पास में जो चिकित्सा वाली तकनीकें थी उसका भी इस्तेमाल किया गया, और भारत की अपनी खुद की जो तकनीकें थी उसका भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कहाँ पर, धन्वंतरी महल में। और निःशुल्क उपचार किया जाता था रोगों का, लोगों का, ठीक है। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट काम है इनका, मुद्रणालय भी इन्होंने आरंभ करवाया, जो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला ऐसा उदाहरण था। मतलब मुद्रणालय क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस जिसे हम बोलते हैं। मतलब जो बुक्स वगैरह छापी जाती हैं, अखबार छापे जाते हैं, मैगजीन छापी जाती हैं, ठीक है, वो प्रिंटिंग प्रेस से या मुद्रणालय से छापे जाते हैं,
ठीक है। तो ये मुद्रणालय सबसे पहले यूरोपियंस लेके आए थे भारत में। उन्होंने गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी। तो ये टेक्नोलॉजी तो यूरोप वालों की ही थी, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली किसने? सरफरोशी ने। और उन्होंने सबसे पहले जो है वो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भारत में कोई स्थानीय शासक का मतलब यहाँ पर भारतीय शासक की ही बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि इनसे पहले और किसी शासक ने, और किसी भारतीय शासक ने प्रिंटिंग प्रेस नहीं स्थापित करवाई थी। तो सरफरोशी ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करवाई भारत में पहली बार, लेकिन टेक्नोलॉजी इन्हीं यूरोपियंस की ही है, ठीक है। तो ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि पहला भारतीय राजा कौन था जिसने भारत में मुद्रणालय की स्थापना की या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो उसमें नाम आएगा सरफरोशी द्वितीय का, जो कि एक मराठा शासक थे, ठीक है। उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण मतलब लिखवाया। जैसे कोई हार्ड सरफेस होता है, पत्थर है, तो उस पर जैसे हम पेपर पर पेन से लिख देते हैं आराम से, वैसे तो नहीं लिखा जाएगा ना। तो उत्कीर्ण हम उसको बोलते हैं जब खुरच खुरच के लिखा जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अपने भोसले परिवार का इन्होंने इतिहास लिखवाया था, ठीक है। ये भोसले परिवार जो कि तंजावुर में बैठा हुआ है, क्योंकि सरफरोशी भी भोसले परिवार से ही हैं, है ना। कैसे हैं? क्योंकि एकोजी भोसले परिवार से थे। मुझे कैसे पता? हमने पढ़ा है कि शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिताजी थे। शिवाजी भोसले वंश से ही तो बिलोंग करते थे। और उन्हीं के सौतेले भाई मतलब शाहजी के दूसरे बेटे थे जो कि थे एकोजी। तो ये एकोजी भोसले परिवार के ही तो हुए, जो कि तंजावुर में जाकर बैठे हैं, ठीक है। तो यही इन्हीं भोसले की जो है वो हिस्ट्री इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाई, लिखवाई। आपको याद रखना है ये। अगर ये पूछा जाए कि किस मंदिर की दीवार पर है इनकी हिस्ट्री, तो बृहदेश्वर मंदिर की दीवार पर है, ठीक है। और ये जो लिखवाया है इन्होंने, जिस पत्थर पर लिखवाया है, वो भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक है। एकल शिलालेख का मतलब है, शिलालेख का मतलब तो आप समझ गए, जो पत्थर पर लिखी जाती है कोई इन्फॉर्मेशन। और एकल का मतलब है एक सिंगल की बात हो रही है, पूरा एक सिंगल बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। और उसी पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, वो है एकल शिलालेख। तो भारत में ऐसे कई सारे एकल शिलालेख देखने को मिलेंगे। मतलब एकल शिलालेख का बेसिकली मतलब ये है कि अलग अलग शिलालेखों पर एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, सिर्फ एक बड़ा पत्थर है जिस पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी की सारी, वो है एकल शिलालेख। तो भारत में ऐसे और भी मिलते हैं। तो उनमें से सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक ये बृहदेश्वर मंदिर की दीवार वाला भी है, जिस पर भोसले परिवार का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। भावी पीढ़ियों के लिए, मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ियां रही होंगी फ्यूचर वाली, और उनके लिए ये एक अमूल्य धरोहर है। अमूल्य मतलब कि कीमती, और धरोहर मतलब कि विरासत हमारी, मतलब जो चीज़ हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई होती है वो हमारी विरासत है और हम आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसको पहुंचाते हैं, वही चीज़ होती है विरासत, धरोहर, ठीक है। जैसे कि ये बृहदेश्वर मंदिर हो गया, भरतनाट्यम है, कर्नाटक संगीत है, ताजमहल है, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि नहीं? हमारी धरोहर है ये हमें हमारे पूर्वजों से मिली और ये आगे भी अगली पीढ़ियों तक ये ट्रांसफ़र होती रही, ठीक है। तो तंजावुर जो है उसका सांस्कृतिक परिवेश था बहुभाषी। मतलब परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण या इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे भारत में आज अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, जिसको हम अनेकता में एकता बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से तंजावुर में सांस्कृतिक परिवेश जो है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, यहाँ पर बहुभाषी हैं। बहुभाषी मतलब कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग, ठीक है। और जिसमें कई प्रभावों का मिश्रण था। कई सारी भाषाओं में, जैसे कि मराठी भाषा थी, क्योंकि मराठा लोग महाराष्ट्र से आकर तंजावुर में बैठे थे, ठीक है। फिर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो वहाँ की तमिल संस्कृति भी तो है पहले से। पूर्व शासकों की तेलुगु संस्कृति भी थी, तमिल से पहले तेलुगु भी थी यहाँ पर, जो पहले शासक रह चुके होंगे। तो तेलुगु संस्कृति, तमिल संस्कृति और वर्तमान शासकों की मराठी संस्कृति। वर्तमान से कंफ्यूज मत करना, ये आज 2026 की बात नहीं हो रही है, ये उसी समय की बात हो रही है जब मराठे शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के बाद में, तमिल और तेलुगु के बाद में जो नेक्स्ट जो रूलर्स आते हैं वो मराठी लोग आते हैं, तो फिर मराठी संस्कृति आ जाती है। इनका परस्पर स्वतंत्र रूप से मेल जोल हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी संस्कृति आपस में मिलजुल रही हैं और इसी को ही हम बोलते हैं समन्वयकारी संस्कृति, जो हमने शुरू में देखा था, राइट।
और इसी को ही हम बहुभाषी भी बोलते हैं कि तंजावुर का जो सांस्कृतिक परिवेश था वो बहुभाषी था, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर देखने को मिली। क्लियर हुआ। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया हमारा वो है मराठा विरासत, तो हम इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा है मराठों के बारे में उसका कंक्लूजन ही लिखा है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। सबसे पहले इंट्रो 2-3 लाइन का, फिर मेन बॉडी जिसमें क्वेश्चन में मेन जो पूछा गया है वो लिखना होता है, फिर कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का। जैसे कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के हर चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि शुरुआत में यहाँ पर इंट्रोडक्शन था, फिर मेन बॉडी में पूरा का पूरा चैप्टर, और लास्ट में कंक्लूजन, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी, मुगलों का जो दबदबा था, मुगलों की जो शक्ति थी उसको चुनौती दी, और अंग्रेज़ों द्वारा उपमहाद्वीप पर अधिकार से पूर्वी, अभी यहाँ पर पूर्वी मेंशन किया हुआ है लेकिन यहाँ पर पूर्व होना चाहिए था, पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। तो उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। इसका मतलब क्या है कि जो अंग्रेज़ों ने उपमहाद्वीप पर कब्जा किया था, जैसे कि उपमहाद्वीप में क्या आता है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये 7 कंट्री आती हैं। ठीक है, तो इस उपमहाद्वीप पर जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था उससे पहले की बात हो रही है। उससे पहले जो सबसे बड़ी शक्ति थी भारत में वो मराठे थे। मराठों ने उत्तरी और मध्य भारत के ज़्यादातर भागों पर नियंत्रण किया था, है ना। अगर हम मैप बनाकर समझें तो ये मध्य भारत है, ये उत्तरी भारत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण मराठों का था। उन्होंने एक कुशल प्रशासन के साथ शासन करने की एक नई पद्धति या नई विधि स्थापित की, तो इनका प्रशासन अच्छा था, ये भी हमने देखा है चैप्टर में। ठीक है, और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। कोई भी धार्मिक भेदभाव इन्होंने नहीं किया था। जो भारत की हिंदू परंपराएं थीं उनका रिवाइवल कर रहे हैं, उनको फिर से जीवित कर रहे हैं। जैसे कि कई मंदिरों को बनवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। एक हमने काशी विश्वनाथ मंदिर देखा था, जगन्नाथ मंदिर की पूजा जो थी उसका संरक्षण करवाया, अलग अलग घाट, मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। तो ये वही चीज़ है, हिंदू परंपराओं का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक है, दमनकारी शासक मतलब जो अत्याचार करते थे जो शासक, और विदेशी प्रभुत्व, जो विदेशी शक्तियाँ थी उनका जो दबदबा था, उनकी जो पावर थी भारत में, मुगल भी विदेशी ही थे और फिर यूरोपियंस आए थे वो भी विदेशी थे। तो इनके विरुद्ध इनका साहसिक संघर्ष चला था, मतलब एक बहादुरी भरी लड़ाई इन्होंने की थी इन लोगों के विरुद्ध। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है स्वराज्य में। ठीक है, शिवाजी चाहते थे कि अपना खुद का हमारा राज्य हो, हम जो मराठे हैं वो अपना खुद का एक राज्य बनाएं। तो स्वराज्य के ज्वलंत आदर्श से प्रेरित था। ज्वलंत मतलब कि जलता हुआ, लेकिन यहाँ पर जलते हुए की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मतलब है कि जो बहुत प्रेरणादायक था, जो कि लोगों को मोटिवेट करने वाला आदर्श था, जो बात थी शिवाजी की। ठीक है, वो है स्वराज्य। तो स्वराज्य का जो उनका सपना था उसी की वजह से ये इन लोगों के खिलाफ लड़ पाते हैं। ठीक है, कालांतर में यानी कि बाद के समय में क्या होता है, इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं, और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया। बीजारोपण यानी कि बीज बोया। ठीक है, बीज बोया मतलब कि नींव डाल देना एक। तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था भारत पे और उनके खिलाफ में भारतीय लड़े थे ना, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, उसी को उन्हीं भारतीयों को प्रेरित किया था स्वयं शासन करने के लिए। छत्रपति शिवाजी के आदर्शों ने, उनकी बात ने, उनके स्वराज्य के कॉन्सेप्ट ने, तो कई सालों बाद तक ये लोगों को प्रेरित करते रहे इनके आदर्श। ठीक है, ये है मराठा विरासत। विरासत मतलब कि किसी राज्य की, किसी व्यक्ति की ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसी परंपराएं जो उसके बाद भी सोसाइटी पर प्रभाव डालती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये स्वराज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, ये बाद में भी लोगों पर, सोसाइटी पर प्रभाव डालता रहा। ठीक है, स्वराज्य का आदर्श था इन लोगों की विरासत में, और मुगल प्रभुत्व को चुनौती इनकी विरासत में था। ठीक है, कुशल प्रशासन इनकी विरासत था, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। स्थानीय संस्कृति, अपने भारत की संस्कृति, अपनी परंपराओं का संरक्षण इनकी विरासत था। मंदिर, कला, संगीत, लिटरेचर यानी कि साहित्य, एजुकेशन को बढ़ावा देना इनकी विरासत था। भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना कि वे खुद शासन कर सकते हैं, ये चीज़, ये इनकी विरासत था। तो ये सब की सब इनकी विरासत थी जो मराठे अपने पीछे छोड़ के गए,
और ये बाद में भी सोसाइटी पर अपना प्रभाव डालती रहें ये बातें, ठीक है। तो ये हुआ पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़। लास्ट में जो समरी है वो ये हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है मराठा साम्राज्य का उदय, ये कंप्लीट होता है, ठीक है, फिनिश होता है ये। और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक वीडियो और बनानी होगी जो कि चैप्टर 2 के MCQs से रिलेटेड है, ठीक है। उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो डिमांड उसकी आ रही है, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो 8 हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चंस हैं, तो इनको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बस, ठीक है। तो चैप्टर 4 को आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले जो भी सारा बैकलॉग है, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर 2 के MCQ हैं, पहले उनको करा दूँ। उसके बाद में मैं चैप्टर 4 को एकदम फ्रेश स्टार्ट करूँगी, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।